सत श्री अकाल मेरे सभी दर्शकों को। मैं मिलनदीप सिंह पंजाब से आप सभी का अपने चैनल गार्डनिंग एट हवेली पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सीडलिंग मिक्सचर बनाने के बारे में संपूर्ण आवश्यक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। दोस्तों, कुछ पौधों की ज़मीन में डायरेक्ट बुआई करने से पहले हम उनकी पौध तैयार करते हैं और फिर उसे ट्रांसप्लांट करते हैं। और उसकी पौध तैयार करने के लिए जिस मीडियम का प्रयोग किया जाता है उसे सीडलिंग मिक्सचर कहते हैं। पौधों की हार्वेस्टिंग तक उनके संपूर्ण जीवन का स्वास्थ्य किसी न किसी तरह से इस सीडलिंग मिक्सचर पर निर्भर करता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि एक अच्छा सीडलिंग मिक्सचर तैयार किया जाए। लेकिन एक अच्छे सीडलिंग मिक्सचर के क्या गुण होते हैं? सीडलिंग मिक्सचर का सबसे पहला गुण है उसका हल्कापन। यह अंकुरित हो रहे बीजों का सूर्य की किरणों के साथ मिलाप सरल करता है। इसके अलावा हमारी मिट्टी में मैक्रोपोर्स भी होने चाहिए जो न केवल पानी और हवा की अच्छी और प्रॉपर मूवमेंट को बढ़ावा दे बल्कि हमारी जड़ों को बढ़ने के लिए भी पर्याप्त स्पेस दे। हमारी मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए ताकि उसमें ज़्यादा देर तक पानी खड़ा होकर हमारी जड़ों को गलाए नहीं। और वेल ड्रेन्ड होने के साथ साथ हमारी मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए ताकि हमें उसे बार बार पानी ना देना पड़े और कुछ देर के पानी के अभाव से ही हमारी पौध और सारी मेहनत बर्बाद ना हो जाए। हमारा सीडलिंग मिक्सचर बैक्टीरियल फंगल डिजीज़, कीड़े मकोड़ों और खरपतवार के बीजों से भी रहित होना चाहिए और एक हल्का सा एसिडिक पीएच होना ज़्यादातर पौधों की पौध के लिए लाभदायक होता है। तो दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं हम अपना सीडलिंग मिक्सचर। सबसे पहले है मेरे पास कुछ घर पे बनाई हुई और छानी हुई किचन वेस्ट कंपोस्ट, कुछ गार्डन सॉइल यानी कि नॉर्मल मिट्टी, उसके बाद मैंने ली है कुछ कोकोपीट और लास्ट में है मेरे पास भैंस के गोबर की खाद। और इन चारों को मैं एक ऐसी रेशो में मिलाऊंगा जिससे कि एक ऐसा सीडलिंग मिक्सचर तैयार हो सके जिसमें कि वो अधिक से अधिक गुण हों जिनकी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की। इसमें दोस्तों एक हिस्सा मैं डालूंगा किचन वेस्ट कंपोस्ट प्लस गोबर की खाद का और एक हिस्सा कोकोपीट और तीसरा हिस्सा गार्डन सॉइल। ऐसा क्यों कर रहा हूँ इसका कारण तो मैं आपको बताऊंगा ही। साथ में मैं आपको यही तरीका फोर्स नहीं करूंगा बल्कि आपके पास जो अवेलेबल सामान है उससे आप एक अच्छा सीडलिंग मिक्सचर कैसे बना सकते हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, जब भी हम बाहर से गोबर की खाद मंगवाते हैं या गार्डन सॉइल मंगवाते हैं उसमें हमें ऐसे कंकड़ पत्थर देखने को मिलते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सीडलिंग मिक्सचर में इनको बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। हालांकि नॉर्मल सॉइल में आप इनको बेझिझक यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये पानी के साथ धीरे धीरे गल जाएंगे और इनमें भी न्यूट्रिशन होती है। लेकिन जैसे कि ये ठोस हैं तो अगर ये बीज के ऊपर आ गए और हमारा अंकुर अच्छे से निकल नहीं पाया तो हमारे बीज खराब हो जाएंगे। यही एक कारण रहता है कि काफ़ी लोग अपनी सीडलिंग्स अच्छे से नहीं उगा पाते। और दोस्तों, चूँकि हमें सीडलिंग्स उगाने के लिए थोड़ा सा मिक्सचर ही चाहिए होता है, हम ये काम हाथ से भी कर सकते हैं, वरना आप कोई छन्नी तो यूज़ कर ही सकते हैं। और दोस्तों, एक हिस्सा मैं डाल रहा हूँ कंपोस्ट का प्लस गोबर की खाद का। आप इनमें से एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं या आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इनके गुण लगभग सिमिलर ही होते हैं। ये मिट्टी को हल्का बनाती हैं, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाती हैं और उसे वेल ड्रेन भी बनाती हैं और साथ ही साथ पौधे को पोषक तत्व तो प्रदान करती ही। और दोस्तों, इसके अलावा हम इसमें ट्राइकोडर्मा और नीम की खली भी मिला सकते हैं अगर आपकी मिट्टी में बीमारियों का खतरा रहता है। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए मैं वो अभी नहीं डाल रहा और मुझे लगता है कि ऐसे ही मेरा काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास है या आपके गार्डन में बीमारी की समस्या है, छोटी छोटी सीडलिंग्स गल जाती हैं, तो आप ट्राइकोडर्मा या नीम की खली भी थोड़ी सी मिला सकते हैं। और दोस्तों, अब मैं इसमें डालूंगा कोकोपीट।
कोकोपीट में भी यही ध्यान रखना है, निर्भर करता है आपने कहाँ से ली है, उसके हिसाब से कोकोपीट में भी लंबे लंबे रेशे हो सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको जितना हो सके उतनी फाइन पार्टिकल्स वाली कोकोपीट डालनी है और इन फाइबर्स को अवॉइड करना है। आप इस पैकेट के नीचे से भी निकाल कर डाल सकते हैं, जो कि अक्सर पाउडरी फॉर्म में रहती है। और दोस्तों, अगर हम कोकोपीट के लाभ की बात करें तो ये हमारी सॉइल को काफ़ी हद तक हल्का बना देता है और उसके साथ साथ इसको वेल ड्रेनिंग और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने में भी काम करता है। दोस्तों, जो हमारे गोबर की खाद होती है वो हमारी मिट्टी को हल्का सा एसिडिक करती है और जो हमारी कोकोपीट है ये थोड़ी सी बेसिक नेचर की रहती है, तो इन दोनों को मिलाने से एक अच्छा बैलेंस बन जाता है। इसके अलावा हमारी कोकोपीट में पौधे को जड़ें फैलाने काफ़ी आसान रहती हैं और कोकोपीट और गोबर की खाद हमेशा ही सिर्फ सीडलिंग मिक्सचर में ही नहीं बल्कि मिट्टी में भी एक अच्छा सब्स्टिट्यूट प्रूव होती है। और दोस्तों, ये दोनों चीज़ें मिलाने के बाद मैं इसमें गार्डन सॉइल भी मिला रहा हूँ। अब कुछ लोग कहते हैं कि गार्डन सॉइल मिलाना आवश्यक नहीं है, हाँ उसके बिना भी काम चल सकता है, लेकिन इसका भी एक अपना महत्वपूर्ण रोल रहता है। जो गार्डन सॉइल है वो हमारे सीडलिंग मिक्सचर को एक तरह से बांध कर रखती है। ये हमारे सीडलिंग मिक्सचर में जैसे कि हमारे पास कंपोस्ट होती है कोकोपीट, ये हमेशा बिखरने की ताक में रहती हैं और जो हमारी गार्डन की सॉइल है वो इनको बांध कर रखती है, जिससे कि ये फ़ायदा होता है कि जब हमारी सीडलिंग थोड़ी बढ़ती है तो वह गिरती नहीं बल्कि उसको मिट्टी की वजह से सपोर्ट मिलती है। और साथ ही साथ आपका कॉस्ट तो बचता ही है अगर आप नॉर्मल गार्डन सॉइल भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें उस गार्डन सॉइल में ज़्यादा बीमारियां या फिर वीड्स के सीड्स यानी खरपतवार के बीज ना हो और इस मिट्टी में भी आपको कंकड़ पत्थर छानने पड़ेंगे और इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप 50% कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट होगी, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद 50% ये लेनी है और 50% गार्डन सॉइल और इनको मिलाकर आपको बीज उगा लेना है। ये भी एक बहुत ही अच्छा मिक्सचर बनेगा। और दोस्तों, कुछ मित्र होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट किसी भी तरह की कंपोस्ट या गोबर की खाद का इंतज़ाम नहीं हो पाता। तो दोस्तों, वैसे तो ये होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा आपके पास नहीं है तो भी आपको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। आप 50% मिट्टी में 50% सैंड मिला सकते हैं या इसका 70-30 रेशो मिला सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी सॉइल कितनी क्लेई है। और उनको मिलाकर भी आप कुछ इस तरह के गुणों की नकल कर सकते हैं। और दोस्तों, जब भी आप बीज लगाएं उससे पहले इसको मॉइस्चराइज कर लें। ऊपर से पानी डालने पर हमारे बीज हिल सकते हैं अगर हम पहली बार लगाकर साथ में ऊपर से पानी देते हैं। और दोस्तों, इसको अच्छे से मिलाने के बाद अगर हम बीज लगाएं तो हमें पता रहता है कि अंदर तक मिट्टी गीली हो चुकी है और उसके बाद कैपिलरी एक्शन अंदर तक और प्रॉपर मूवमेंट पानी की करवाता रहेगा। और दोस्तों, देखिए इस मिट्टी का टेक्सचर कितना अच्छा हो गया है, कितनी अच्छी तरह से ये हल्की बन चुकी है और इसमें प्लांट्स को, सीड्स को उगने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप भी दोस्तों कुछ ऐसी ही सीडलिंग बनाएं। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई रिसोर्स नहीं रहता तो उसके लिए आप डीमोटिवेट ना होइए। जो भी आपके पास है आप उसको यूज़ करें, वो भी आपकी ज़िंदगी में आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देकर जाएगा जो उन लोगों के पास नहीं हो सकता जिनको सब कुछ पहले से ही उपलब्ध था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट भी बनाता हूँ, उसके रिगार्डिंग में मैं जल्दी ही ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ बेल वाला आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो
तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई वुड लव टू आंसर यू ऑल। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।